आज हम लोग पढ़ेंगे गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का बार बार हम लोग यूज करते हैं। उसी पीवी बराबर एनआरटी को समझेंगे कि कहाँ से आया। कम से कम इतना तो हर हाल में जानना ही चाहिए आपको गैसियस स्टेट में। लिखेंगे गैसियस स्टेट, और इसी को ना स्टेट्स ऑफ मैटर भी कहा जाता है। अच्छा, ये बताइए मैटर को कितने फिजिकल स्टेट में क्लासिफाई किया गया है? मैटर को कितने फिजिकल स्टेट में क्लासिफाई किया गया है? तीन। एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैस। ट्वेल्थ का पहला चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट। ट्वेल्थ का दूसरा चैप्टर है सॉल्यूशन, लिक्विड स्टेट। और गैसियस स्टेट तीसरा फिजिकल स्टेट है। ये 11th के टॉपिक में आता है। ये दोनों 12th में आता है और वो 11th में आता है। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ये क्या पढ़ने वाले हैं? गैसियस स्टेट, गैस के बारे में। लिखेंगे आप इसको। तो हमारा सिलेबस अभी इससे संबंधित है। अच्छा, आपको ये पता होगा कि सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में बिल्कुल सटे हुए होते हैं। लिक्विड स्टेट में ये पार्टिकल्स थोड़ा हटा हटा रहता है, और गैसियस स्टेट में ये पार्टिकल्स काफी दूर दूर होता है। सबसे ज्यादा मूवमेंट किस में होता है? गैस में। उससे कम होता है लिक्विड में। और सॉलिड में तो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता ही नहीं है। तो ज़्यादा जानकारी हमको इस चैप्टर में गैस का चाहिए, गैसियस स्टेट है ये। तो उसी को हम आगे लेके बढ़ेंगे। उतारिए यहाँ तक। हो गया। तो हम इसको लेके चलेंगे। इसमें सबसे पहला लिखेंगे मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। सबसे पहले तो हमारे लिए ये समझना जरूरी है, जो हम हेडिंग डाले हैं उसका मतलब क्या है। मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस का मतलब गैसेस के उस सारे प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं जिसका मेजरमेंट आप करते हैं। और गैस का चार मेजरेबल प्रॉपर्टी है। एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है, सॉरी सॉरी, क्या क्या बोल दिया। एक है वॉल्यूम, एक है मास, एक है प्रेशर और एक है टेम्परेचर। ये चार मेजरेबल प्रॉपर्टी लिखेंगे। देयर आर, नीचे रो देख लिखिए। देयर आर फोर मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। पहला मास, जिसको स्मॉल m से इंडिकेट किया जाता है। दूसरा वॉल्यूम, जिसको स्मॉल v से इंडिकेट किया जाता है। तीसरा प्रेशर, जिसको कैपिटल P से सूचित किया जाता है। और चौथा टेम्परेचर, जिसको कैपिटल T से इंडिकेट किया जाता है। और हमको ये जानना जरूरी है कि इसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं और इन सारी चीज़ों का यूनिट क्या है। गैसियस स्टेट में किस किस यूनिट में ये सब चीज़ें दी जाएंगी। तो सबसे पहला है मास।
लिखते जाइएगा साथ साथ। शुरुआती क्लास इसका पहला बहुत हल्का क्लास है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। क्या चेंज करूँ इसे? तो सबसे पहला मास ऑफ गैस। अच्छा पहले आप ये बताइए कि क्या किसी गैस के मास को आप तराजू पर रख के तौल पाइएगा, खाली गैस को रख के? ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसको तौलने का क्या तरीका है? तौलने का तरीका ये है कि आप जिस बर्तन में गैस को रखना चाहते हैं, पहले आप क्या कीजिए, उस गैस मतलब उस कंटेनर का बर्तन, उस कंटेनर का मास निकाल लीजिए, तौल लीजिए उसको। उसके बाद मान लीजिए कि ये 10 kg आपको आया। अब आप क्या कीजिए कि इसमें गैस भर दीजिए। गैस भरने के बाद फिर दोबारा इसको तौल लीजिए। मान लीजिए गैस भरने के बाद उसका मास को जरूर कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। ये मान लीजिए कितना केजी हो गया? 12 kg। इसका मतलब है कि कितना केजी गैस उसमें भर गया? 2 kg गैस। तो बताइए मास ऑफ गैस को हम कैसे मेजर करेंगे? इट मीन्स मास ऑफ गैस इज इक्वल टू मास ऑफ कंटेनर विथ गैस माइनस मास ऑफ कंटेनर। यही ना कह सकते हैं। तो ये ऐसे ही निकाला जाएगा, मास ऑफ कंटेनर विथ गैस माइनस मास ऑफ कंटेनर। ये पहला बात। दूसरा बात, मोल्स ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ गैस इन ग्राम बटा क्या? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। और तीसरा बात, यूनिट ऑफ मास ऑफ गैस। ये क्या क्या हो सकता है? ये किलोग्राम में हो सकता है, ये ग्राम में हो सकता है, ये मोल में हो सकता है, ये मिली मोल में हो सकता है। आपको यदि अच्छा से याद हो तो किलोग्राम और ग्राम फिजिकल यूनिट है, मोल मिली मोल ये सब केमिकल यूनिट है। इसी में कभी कभी ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट की बात भी आती है, लेकिन गैसियस स्टेट में ग्राम इक्विवेलेंट का यूज नहीं होता है, इसलिए हम उसको छोड़ दिए हैं। अदरवाइज मास के केमिकल यूनिट में तो है ही ना वो। आप ये बताइए कि 1 किलोग्राम कितना ग्राम के बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर। उसी प्रकार 1 मोल कितने मिली मोल के बराबर होता है? 1000 मिली मोल के। ये सब बात यदि आप याद रखते हैं तो आपको आगे समझने में सुविधा होगी। लिखेंगे इसको। हो गया क्या? जैसे जो स्टूडेंट लोग रहता है रेंट वगैरह पर, देखता होगा वो 4 kg 5 kg वाला सिलेंडर रखता है। सिलेंडर खत्म हो जाता है तो भरने जाता है तो क्या करता है? कहता है 2 kg भर दीजिए। तो कैसे भरता है? पहले आप जो सिलेंडर लेके गए उसको तौल लिया बढ़िया से, उसके बाद गैस भर भर के तौलते रहता है, तौलते रहता है। जैसे 5 kg सिलेंडर का भार है, बाद में 7 kg तौल के आपको दे दिया, इसका मतलब 2 kg आपको भर दिया। ऐसे ही ना भरता है। हम लोग भी पटना में रहते थे तो खूब यही सब किए हैं, खूब किए हैं, 6.5 साल तक यही सब हुआ है। खैर, वो भी उस जीवन का भी अपना एक अलग लेवल का आनंद है जो आप अभी ले रहे हैं, भले आप गैस भरवा रहे हो या नहीं। बात ये अलग अलग है। चलिए आगे देखिए। दूसरा क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस।
वॉल्यूम ऑफ गैस को इंडिकेट किया जाता है किस चीज से? वी से, कैपिटल वी से। देखो, गैस जो होता है ये फैलने वाला चीज होता है। गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। आप किसी भी सैंपल गैस को यदि आप जिस बर्तन में रखते हैं उसी गैस का ना वॉल्यूम कंसीडर किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एनी सैंपल ऑफ गैस इज कंसीडर्ड टू बी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच गैस इज इनक्लोज्ड। आई बात समझ में? मतलब जो बर्तन का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम है। क्लियर है? इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच गैस इज इनक्लोज्ड। लिखेंगे, लिखिए, द वॉल्यूम ऑफ any sample of gas is considered to be volume of container in which gas is enclosed. It means volume of gas is equal to volume of container. आपको यदि कंटेनर का वॉल्यूम दे दिया तो समझ लीजिए आपको गैस का वॉल्यूम भी दे दिया। इसका अगला बात, एक बात बताओ, एक क्लोज्ड कंटेनर, इस क्लोज्ड कंटेनर में कोई गैसियस सब्सटेंस रखा हुआ है। तो गैसियस सब्सटेंस रखा हुआ यदि है तो इसमें तो बहुत सारा नहीं ऐसा पार्टिकल होगा, अरबों खरबों पार्टिकल होगा। बोलिए हाँ या ना? तो ऐसी स्थिति में किसी एक मॉलिक्यूल गैस का जो वॉल्यूम होगा वह पूरे बर्तन की तुलना में ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो हम कह सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैसियस सब्सटेंस इज नेग्लिजिबल विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ ओवरऑल कंटेनर। इसका बाद में आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है? लिखिएगा तो, द वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल of gas, the volume of one molecule of gas is negligible with respect to volume of overall container। क्या कुछ परेशानी है? आप ये बोल रहे हैं कि जैसे फुटबॉल में हवा कम रहता है उसके बाद उसमें हवा भरते हैं, तो वो रबर का चीज है ना। रबर का चीज है तो जितना बढ़ा वही उसका वॉल्यूम माना जाएगा। कम रहा तो कम माना जाएगा, ज्यादा रहा तो ज्यादा माना जाएगा। जैसे एक चीज समझिए आप, एक बैलून आप ले लिए, उसको इतना फुलाया तो उस गैस का उतने वॉल्यूम कंसीडर किया जाएगा। हाँ, तो क्या दिक्कत है? बढ़ा हुआ जो वॉल्यूम होगा वो कंसीडर होगा। यदि कंटेनर का वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है इसका मतलब गैस का वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है। जैसे ये इतना था तो इतना भी वॉल्यूम कंसीडर किया जाएगा। अब फैल के इतना हो गया तो अब इतना माना जाएगा, और फैल के बड़ा हो जाएगा तो और बड़ा, मतलब जो लास्ट वॉल्यूम होगा वही उसका फाइनल वॉल्यूम माना जाएगा। ठीक है? यदि कंटेनर लगातार बढ़ रहा है, कंटेनर का वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है तो, और यदि कंटेनर फिक्स है तो जो फिक्स वॉल्यूम है वही माना जाएगा। ऐसा होता है, बिल्कुल सही सही है ये। ठीक है?
समझ में आया? कुछ दिक्कत रह गया क्या? लिखेंगे आगे। यूनिट किसका? किसका यूनिट? वॉल्यूम का। आप लोग मीटर क्यू जानते होंगे, ये इसका एसआई यूनिट। किसका? यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ये मीटर क्यू होता है एस आई में, और सेंटीमीटर क्यू, या इसी को आप सीसी या इसी को आप एमएल कहते हैं, ये यूनिट है इसका किस में? सीजीएस में। लेकिन इसका अदर यूनिट भी होता है, ठीक है? थोड़ा उस पर भी हम चर्चा कर लें। अब बताइए कि आप ये पढ़े थे 1 मीटर क्यू इज इक्वल टू 10 to the power 3 डेसीमीटर क्यू इज इक्वल टू 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यू इज इक्वल टू 10 to the power 9 मिलीमीटर क्यू। आपको याद है ये? यहीं से हम लोग बोले थे 1 मीटर क्यू इज इक्वल टू 10 to the power 3। डेसीमीटर को ही ना लीटर कहा जाता है, बराबर 10 to the power 6। सेंटीमीटर क्यू को ही ना सीसी या एमएल कहते हैं। हेलो, बोलिए। हेलो हाँ, क्या बोल रहे हैं? सर, रेखा बात कर रहा हूँ प्रेफरेंस कंपनी जयपुर से। रेखा जी, अभी हम पढ़ा रहे हैं। ये आप पढ़ा रहे हैं? जी, आप आपसे जिस तो बात हो कंपनी सकती से है सर? नहीं हो सकती, हम हरदम पढ़ाते रहते हैं। रेखा जी, लाइन खींचिए बगल में जाके। दिन रात कॉल इस तरह का नहीं रहता है, इस कंपनी से बात करें, इस कंपनी से बात करें, इस कंपनी से बात करें, कुछ नहीं, उस सब क्या ही बोलें अब। हाँ, ये बताइए, 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है? 1000 मिलीलीटर। एक्चुअल में डेसीमीटर क्यू को ही क्या कहा जाता है? लीटर। और सेंटीमीटर क्यू को ही क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सीसी, या इसी को क्या बोलते हैं? एमएल। और नोट में आप यह भी बात भी याद रखिएगा, लेंथ के रिलेशन से संबंधित, 1 मीटर जो होता है ये 10 डेसीमीटर के बराबर होता है, ये 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और ये 1000 एमएम को ही क्या बोलते हैं? मिलीमीटर के बराबर होता है। बिल्कुल इसी प्रकार से 1 मोल 10 डेसीमोल के बराबर होता है, 100 सेंटीमोल के बराबर होता है, और 1000 मिलीमोल के बराबर होता है। ये सब आपको हमेशा याद रखना है। इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो फिजिक्स में भी पढ़ सकता है, केमिस्ट्री में भी पढ़ सकता है, ठीक है? अच्छा, इसी का ना सब का होल क्यू कर देंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा आपको। 1 मीटर क्यू 10 डेसीमीटर क्यू का होल क्यू, मतलब 10 डेसीमीटर का होल क्यू, 100 सेंटीमीटर, सबको क्यू कर दीजिए तो ये वाला लाइन आपको मिल जाएगा। वहीं से वॉल्यूम का रिलेशन आया, किसी भी लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम में कन्वर्ट कर जाएगा। आप याद कीजिए, बेसिक 11th में ही ये सब आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। चेंज करें इसको अब। तो ये था वॉल्यूम। अब तीसरा बात पर आ जाइए, और ये बात है प्रेशर से संबंधित। प्रेशर को इंडिकेट करते हैं हम लोग किस चीज से? पी से।
तो आ जाइए प्रेशर पे। अब बताइए कि गैस प्रेशर डेवलप क्यों करता है। गैस के लिए प्रेशर की हम बात करते हैं ना, तो गैस प्रेशर डेवलप कैसे करता है। प्रेशर एक प्रकार का फोर्स है, और ये डेवलप कैसे होता है। तो आप एक बंद बर्तन लीजिए, या छोड़िए बंद बर्तन हटाइए। जब आप एक छोटा सा बैलून में हवा भरते हैं, तो ये हवा का जो मॉलिक्यूल है, गैसियस मॉलिक्यूल है, ये क्या करता है, इंटरनल वॉल ऑफ कंटेनर से लगातार कॉलिजन करता रहता है। ये मॉलिक्यूल इधर 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 सब जगह लगातार कॉलिजन होते रहता है, और इस कॉलिजन की वजह से ही ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया में ये जो डेवलप करता है फोर्स, मतलब यूनिट एरिया में जो फोर्स डेवलप करता है ड्यू टू कॉलिजन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर। क्लियर है ये। तो यदि आपसे कोई पूछे कि प्रेशर कैसे डेवलप होता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस डेवलप ड्यू टू कंटिन्यूअस कॉलिजन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स विथ इंटरनल वॉल ऑफ कंटेनर। यानी कोई भी गैस लगातार, किसी भी गैस का गैसियस मॉलिक्यूल लगातार कॉलिजन करता है बर्तन के अंदर का जो सरफेस है, कंटेनर का के अंदर का जो सरफेस है उससे, जिसके वजह से प्रेशर डेवलप होता है। तो लिखेंगे नीचे एरो देके, लिखिए तो प्रेशर डेवलप ड्यू टू continuous collision of gaseous molecules. Pressure developed due to continuous collision of gaseous molecules with the wall of container. It can be considered as force per unit area. इसीलिए आप प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते थे, फोर्स बाय एरिया, यही नहीं पढ़ते थे। और इसीलिए हम लोग शॉर्टकट में फॉर्मूला लिखते हैं P इज इक्वल टू एफ बाय ए। क्या जी। हम्म हम्म बिल्कुल होता है। सराउंडिंग में कोई वॉल नहीं होता है, तो बिना कॉलिजन के क्या आप प्रेशर को का मेजरमेंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो जहां भी कुछ भी यंत्र लगाएंगे, कोई भी चीज़ प्रेशर मापने वाला, तो उस पर कॉलिजन होगा तो पता चल जाएगा कि उस पर प्रेशर क्या लग रहा है। जैसे हम पर प्रेशर लग रहा है, तो हम पर प्रेशर इस वजह से लग रहा है 1 atm का, क्योंकि हमसे कॉलिजन हो रहा होगा गैसियस मॉलिक्यूल का। आप बैरोमीटर में यदि आप चेक करना चाहते हैं, तो वहां भी डेफिनेटली उसका जो भी सरफेस होगा उससे कॉलिजन होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, तभी तो बताएगा कि उसका प्रेशर क्या है। क्या, ठीक है। क्या हो गया लिखा हुआ। अच्छा एक चीज देखिए, जैसे साइकिल के टायर में आप हवा भरते हैं, तो साइकिल के टायर का तो इंटरनल वॉल्यूम फिक्स है, हालांकि है तो वो रबर टाइप का चीज़। वो जो ट्यूब होता है वो तो जैसे जैसे आप हवा भरते जाएंगे वैसे वैसे फैलते जाता है, लेकिन उसके बाहर जो टायर एक मजबूत सरफेस होता है वो उसको फैलने नहीं देता है। तो आप क्या देखते होंगे कि जैसे जैसे आप हवा भरते जाते हैं टायर टाइट होते चला जाता है।
मतलब उसका प्रेशर लगातार बढ़ते चला जाता है। तो आखिर ये प्रेशर बढ़ क्यों रहा है? इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इंटरनल जो एरिया है या इंटरनल जो वॉल्यूम है वो तो स्थिर है, और आप क्या कर रहे हैं, लगातार उसमें गैस को डाले जा रहे हैं। अब बताइए कि इतना दूर में, मतलब इतना एरिया में, यदि मान लीजिए ये यूनिट एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लीजिए, इसमें मान लीजिए कि पहले 50 मॉलिक्यूल टकराया जिस समय गैस कम था, तो कोलिजन 50 वाला हुआ। अब उसी एरिया में जब आप गैस ज़्यादा भर देंगे तो हो सकता है कि 150 मॉलिक्यूल टकराने लगे, तो बताइए कोलिजन का रेशियो बढ़ जाएगा, तो डेफिनेटली उसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यूनिट पर एरिया, ये जो प्रेशर है, ये जो फोर्स है, ये पर यूनिट एरिया लगातार बढ़ता चला जाएगा। पता नहीं आजकल के बच्चे को क्या हो गया है, सब जन्म के खड़ा नहीं होता है, बस सब लन फंदे कर जन्मता है। हैं? नहीं देखो, अग्निवीर वो सब तो खैर साइड की बात है, ये सब लड़का का एज मुश्किल से हमको लगता है कि 10 11 12 साल होगा, और सब देखते हैं यहाँ बैठ के सिगरेट धरा धर देते रहता है। ताबड़तोड़ ये दो गो स्कूल है, इसको ऑन रिकॉर्ड बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन दोनों एक बगल में है ये, एक जो नाम ली तुम, वो ये दोनों स्कूल बच्चा को बर्बाद किए हुए हैं। एगो बच्चा पर ध्यान नहीं देता है। हमर जो डायरेक्टर रहते पकड़ के मुंह फाड़ देते पकड़ के। अब बताइए कि जन्म के खड़ा नहीं होता है, सिगरेट गांजा, पता है स्माइकर है सब, सब स्मैक लेता है। इतना गो इतना है, इतनी इतनी गो, ये नीचे में पीछे में बैठ के करता रहता है। हम लोग नहीं कुछ बोलते हैं, क्योंकि हम लोग को उतना क्या मतलब है, दुनिया भर को सुधारने का ठेका तो हम लिए नहीं है। अजीब स्थिति है। हालांकि हम लोग का बहुत कदर करता है, हम लोग को दिक्कत नहीं है, लेकिन बताओ ये सब इस एज में ये सब काम करता है, धीरे धीरे बढ़ेगा, ये सब क्या होगा, इस सब का क्या होना है, इस सब का, ये सब जबरदस्ती धरती पर आ गया है। चलिए, अब आते हैं इसके यूनिट पर, यूनिट ऑफ प्रेशर। अब बताइए, फोर्स, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, और एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यानी ये जो यूनिट आया ना, ये एसआई यूनिट कहलाता है, और आप जानिए इसी को आप पास्कल भी कहते हैं, जिसको इंडिकेट किस चीज़ से किया जाता है, पीए से। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, या पास्कल भी आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, इसी का जो सीजीएस यूनिट है, तो न्यू डाइन हो जाएगा फोर्स का सीजीएस में, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका कौन सा यूनिट, सीजीएस यूनिट, और ये हो गया एसआई यूनिट। लेकिन ये दोनों यूनिट तो फिजिक्स में ज़्यादा चलता है, केमिस्ट्री में तो इसका काम ही नहीं है। केमिस्ट्री में ज़्यादातर चलता है एटीएम, सेंटीमीटर ऑफ एच जी, एमएम ऑफ एच जी, टॉ बार, ये सब चलता है, तो वो सब भी आपको समझना पड़ेगा। पहले इसको लिखिए और फिर हेडिंग डालिए, अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तुम्हारे आजू बाजू में या तुम्हारे साथ भी जो लोग पढ़ते हैं, वो इस लेवल तक पहुंचा हुआ है जिसके बारे में तुम लोग सोच नहीं सकते हो। हम लोग कभी नहीं सोचते थे कि इतना लेवल है सबका बढ़ा हुआ, लेकिन कुछ चीज़ों को नज़र से देखने के बाद समझ में आया कि एक्चुअल में दुनिया कहाँ पहुंची हुई है। घनघोर आश्चर्य है, क्या होगा धरती का पता नहीं। हम तो कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं। अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर। अब सुनिए, इसमें अदर यूनिट में पहले हम सबको एक तरफ से लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को क्या बोलेंगे, पास्कल। दूसरा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा एटीएम। चौथा
सेंटीमीटर ऑफ एच जी। पांचवा एम ऑफ एच जी। इसी को ना टॉ भी कहा जाता है। स्पेलिंग लिखते हैं TORR, लेकिन इसको पढ़ा जाता है टॉ। टॉर नहीं पढ़ेंगे, इसको टॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसका पांचवा यूनिट हो गया। और छठा, एक यूनिट इसका बार भी होता है। तो कुल मिला के अलग अलग नाम पढ़िएगा ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तरह के यूनिट्स में आता है डिफरेंट नाम में, जिसमें कुछ एक ही है, जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल कह दीजिए, MM ऑफ एच या टॉ कह लीजिए, ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इसका रिलेशन पता होना चाहिए कि अलग अलग यूनिट को हम एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप याद कीजिए, ये सब आपको हम बताए हुए हैं, लेकिन फिर से एक बार लिख लेंगे क्योंकि ये यहीं का चीज़ है, और यहाँ का जो चीज़ है वो उसको एक बार यहाँ हम देखेंगे याद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बताइए 1 ATM बराबर क्या होता है? 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद है? या इसी को आप पास्कल भी लिख सकते हैं। 1 ATM, हर बार हम इधर 1 ATM लिखते हैं ताकि 1 ATM के साथ सबका रिलेशन आ जाए, बाद बाकी कहीं किसी के साथ निकाल सकते हैं। 1 ATM बराबर होता है 76, क्या हुआ? हाँ वो बताते हैं कहाँ से आया। 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। देखो एटीएम का मतलब है एटमॉस्फेयर, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है उसको मान लिया गया 1 यूनिट। जैसे अच्छा एक बात बताइए, 1 kg में 1000 ग्राम होता है ना। तो हम अपने मन से एक मास मानेंगे ना कि जिसमें हम चीज़ों को समझ सकें बेहतर तरीके से। तो तुलना के लिए तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसको माना गया 1 यूनिट। अब ये 1 एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं? तो इसके लिए समझाया गया कि आप एक बर्तन लीजिए इस तरह का बेलनाकार, ठीक है। नीचे में कुछ बताओ एरिया बनेगा कि नहीं बनेगा? इसमें आप क्या कीजिए, 76 सेंटीमीटर तक भर दीजिए एच जी। कौन चीज? एच जी। यहां पर जो प्रेशर क्रिएट होगा ना नीचे, वही कितना के बराबर होता है? 1 ATM के। मतलब इस एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो इस प्रेशर के बराबर होता है। इसीलिए हम लोग 1 ATM बार बार बोलते हैं। तो 1 ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आया? और नॉर्मल अर्थ सरफेस पर ATM 1 ATM। इसीलिए हम बार बार 1 ATM की बात करते हैं कि अर्थ सरफेस पर प्रेशर होता है 1 ATM। अब जैसे यहाँ पर 1 ATM होता है, थोड़ा ऊपर जाइए तो 1 ATM से कम होगा। गैस का डेंसिटी घटेगा तो थोड़ा ऊपर जाने पर 1 ATM से कम जाएगा। तो ऊपर जाके तो हमेशा काम हम करेंगे नहीं। हम काम कहाँ करेंगे? हम नॉर्मल अर्थ सरफेस पर वर्क करेंगे या कोई प्रैक्टिकल लैब करेंगे। तो इसको 1 ATM मान लिया गया। अब समझ में आया कि ये 1 ATM आया कहाँ से? 1 ATM आया कहीं से नहीं, इसी को 1 यूनिट मान लिया गया और उस पर बाकी चीज को डिफाइन किया गया। समझे? अच्छा, सेंटीमीटर को आप MM में बदलेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में होता है 1000 मिलीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर को MM में बदलेंगे तो 10 से गुना करना पड़ेगा। इसीलिए 1 ATM बराबर होता है 760 mm ऑफ HG। या इसी को हम चाहें तो 1 ATM इज इक्वल टू कह सकते हैं 760 टॉ। क्लियर है ये? और कौन बचा? एगो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बच गया, इसको तो ऊपरे लिखना था, यहां लिख देते हैं। वन ATM बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद 1 ATM, इसका बार वाला रिलेशन जो है वो एग्जैक्टली हमको भी नहीं ध्यान है, लेकिन 1.032 के आसपास होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एटीएम में और बार में लगभग समानता है, लेकिन एग्जैक्ट जाएंगे तो यही मिलेगा। हम एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं। आप उतारिए तो इसको। वन 1.013 है रे, 1.01325 ये होता है।
हम बोले नहीं एग्जैक्ट नहीं ध्यान है, लेकिन वही मोटा मोटी होता है, तो ये होता है अब बताइए 1.01 है तो ऑलमोस्ट तो वही है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू की बात करेंगे तो ये होता है। अब बताइए लेफ्ट हैंड साइड हर बार एटीएम है, तो इधर दो में से किसी को भी इक्वेट करके किसी को किसी में बदल सकते हैं। जैसे आपसे पूछे कि 70 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कितना डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो हम कहेंगे कि 760 mm ऑफ एच जी इतना डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो एक कितना होगा 70 कितना होगा, नहीं निकल जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये था प्रेशर से संबंधित बात। अब है इसका लास्ट मेजरेबल प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। पहले आप इसको पूरा कर लीजिए। कभी कभी मन से पढ़ाते रहते हैं ना, क्लास में नाटक करता है ना, बड़ी जोर से गुस्सा आता है। सुबह में बच गया, मतलब मन कर रहा था उतर के पकड़ के फाड़ फाड़ दे 2 4 10 को। हम पढ़ा रहे हैं, सीरियसली दिमाग लगा रहे हैं, इधर है कि एकदम नाटक किए हुए हैं। और वो भी छोटा मोटा चीज के लिए, वो छोटा मोटा चीज के लिए भी क्या है, चलो एक बार हंसे ठीक है, बार बार दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ये सब गलत आदत। इसी में पीट देंगे तो कहेगा कि बहुरी बड़ी मार मारते हैं, ये नहीं कहेगा कि हम कितना खचरे कर रहे हैं क्लास में। चार लिखेंगे टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर तो एक प्रैक्टिकल बात है, किसी भी चीज का टेम्परेचर मापना है, थर्मामीटर डाल दीजिए, पता चल जाएगा कि उसका टेम्परेचर क्या है। खाली इसमें आप एक चीज बस ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर इन केल्विन यूनिट। आप याद कीजिए टेम्परेचर को 3 तरीके से मापा जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में। आप याद करो डिग्री फ़ारेनहाइट वाला चीज़, सेल्सियस वाला चीज़, केल्विन वाला चीज़, सब हम 11th के बेसिक में बताए हुए हैं। तुमको लेकिन केमिस्ट्री में डिग्री फ़ारेनहाइट का कहीं काम नहीं पड़ता है, कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा, तुमको डिग्री सेल्सियस और केल्विन का जरूरत पड़ेगा। तो आप ये बात पहले से याद रखे हुए हैं, टी डिग्री सी बराबर होता है टी प्लस 273 केल्विन, यही ना होता है। जितना डिग्री सी आया उसमें 273 जोड़ दो तो वो केल्विन में बदल जाएगा। जैसे 10 डिग्री सी बराबर कितना केल्विन होगा, 10 प्लस 273, यानी कितना केल्विन हो जाएगा 283 केल्विन। 0 डिग्री सी बराबर कितना केल्विन होगा, 0 प्लस 273 यानी 273 केल्विन। 2 4 को एग्जाम्पल लिख लीजिए और इसको आप हमेशा याद रखिए, नहीं कि जोड़ने लगिएगा। 27 डिग्री सी बराबर कितना होगा, 27 प्लस 273 कितना 300 केल्विन। और 100 डिग्री सी बराबर 100 प्लस 273 दैट इज 373 केल्विन। तो ये सब बात आपको याद रखना है। तो ये सब था मेजरेबल प्रॉपर्टी। अब हम लोग यहां से पढ़ेंगे गैस लॉ। गैस से संबंधित बहुत सारे नियम हैं, उस सारे नियम को अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला नियम है बॉयल्स लॉ। नाम तो सुने होंगे आप इसका। क्या हुआ, 0। सुनिएगा डिग्री सेल्सियस में, सुनिएगा ध्यान से, डिग्री सेल्सियस में निगेटिव वैल्यू होता है, केल्विन में निगेटिव वैल्यू नहीं होता है। सबसे ठंडा यदि किसी चीज का टेम्परेचर होगा तो वो -273 केल्विन होगा, यानी 0 केल्विन होगा। -273 को केल्विन में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, -273 प्लस 273, 0 केल्विन नहीं हो जाएगा, 0 केल्विन हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, 0 केल्विन पर यदि किसी चीज का टेम्परेचर 0 केल्विन हो गया है तो समझ लीजिए उसके अंदर की जितनी इंटरनल एनर्जी थी वो सब खत्म हो चुकी है। यदि मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन हो जाए तो जितना गैस है एटमॉस्फेयर में वो सब का सब कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, सॉलिड में।
और किसी भी चीज़ में कोई मूवमेंट नहीं होगा, पूरा का पूरा एनर्जी जीरो हो जाएगा। इसीलिए ये कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 0 केल्विन टेम्परेचर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ज़्यादा कोल्डेस्ट टेम्परेचर है जहाँ पर किसी भी चीज़ का इंटरनल एनर्जी क्या माना जाता है, 0। क्योंकि आप टेम्परेचर इतना ना कम कर दिए कि उसका सारा एनर्जी आप निकाल दिए। ठीक है, ये सब कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस निगेटिव होगा, केल्विन निगेटिव नहीं होगा। 0 डिग्री सी जो टेम्परेचर होता है ये कोल्डेस्ट टेम्परेचर है, इस पर किसी भी सब्सटेंस का इंटरनल एनर्जी 0 होता है। इवन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक जाएगा, वो इतना कम टेम्परेचर है जहां पर एनर्जी कुछ बचेगी ही नहीं मॉलिक्यूल में। जितना भी लिक्विड है सब सॉलिड में कन्वर्ट कर जाएगा। लिक्विड को तो छोड़िए, जितना गैस एटमॉस्फेयर में सब जम के नीचे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन ही है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड में बना दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस को भी आप सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाइट्रोजन को पहले गैस में बदल दीजिए और ठंडा करके प्रेशर को हाई करके किस में बदल दीजिए, सॉलिड में। ठीक है, तो पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे का बात है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ है, ये आप बताइए मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या गो है, 4 गो, प्रेशर, वॉल्यूम, मास और टेम्परेचर। ये बॉयल्स लॉ आपको बताता है रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर एट कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर। पहले आप इसको समझिए कि क्या बताएगा ये। आप एक बर्तन लीजिए, इस बर्तन में गैस का एक कोई अमाउंट ले लीजिए, फिक्स अमाउंट। जैसे मान लीजिए कि आप ले लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन, 10 ग्राम ऑक्सीजन। अब आपको ये बार बार चेंज वगैरह नहीं करना है। टेम्परेचर आप ले लीजिए 25 डिग्री से, अब 25 डिग्री से ले लिए तब फिक्स कर दीजिए इसको, अब इसको हम बदलेंगे नहीं। तो फिक्स मास और फिक्स टेम्परेचर पर ये लॉ बताता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का क्या संबंध है, और प्रेशर और वॉल्यूम का उल्टा संबंध है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये प्रेशर वॉल्यूम का। मतलब प्रेशर यदि बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, और यदि प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, बशर्ते कि मास और टेम्परेचर ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इससे संबंधित बहुत सारी बातें हैं जिसको ग्राफिकली अलग अलग टेम्परेचर पर बहुत तरह का बात है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, कल से लाइट है ही नहीं, कल से इन्वर्टर पर चला, अब ये इसको ठीक करना, वोल्टेज नहीं है फिर